सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन। यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सेकंड टॉपिक हिस्ट्री क्लास 9 का। तो हमने पिछले वीडियो में और पिछले पीरियड्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि समाजवाद किस रूप में यूरोप में आना शुरू हुआ था और समाजवाद के सिद्धांत कौन कौन से थे, कौन कौन सी विचारधाराएँ काम कर रही थी। उदारवाद, सुधारवाद, रूढ़िवाद, कंजर्वेटिव और समाजवाद और डेमोक्रेटिक लोकतंत्रवादी, ये 5 प्रकार के विचारधाराएँ उस समय काम कर रही थी। फ्रांस की क्रांति से उद्भूत जो परिवर्तन समाज में देखने को मिल रहा था, तो उस फ्रांस की क्रांति से जो सिद्धांत डेवलप हुए थे, लोकतांत्रिक अधिकार का सिद्धांत, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार का सिद्धांत, तो उन सिद्धांतों की विभिन्न ढंग से अलग अलग राजनीतिक समूहों ने विवेचना की थी और हम उसी के प्रभाव को, उसी यूरोप में समाजवाद के आगमन के प्रभाव को हम रूसी क्रांति के द्वारा हम उसको कार्य रूप में होता हुआ देख पाते हैं। इसलिए इस लेसन का नाम सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन। तो दोनों जो चैप्टर है, टॉपिक हैं चैप्टर के, वो दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। तो हम बात करते हैं रशियन क्रांति रिवोल्यूशन की बात करते हैं। तो एक बात हम देख लें कि जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था और जो उनके फ्रेंड थे फ्रेडरिक, उन्होंने जो कहा था कि फ्रेडरिक और कार्ल मार्क्स ने कि सोसाइटी को, सोशलिस्टों को शासन अपने हाथ में लेना चाहिए, उनकी अपनी सरकार बननी चाहिए और उनके द्वारा ही ये जो कोऑपरेटिव सिस्टम है लागू किया जाए। रॉबर्ट ओवन ने, लुइस ब्लांक ने कहा कि शासन के द्वारा इसको पाया जाए, इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। तो उसको आगे बढ़ते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये शासन भी किसका हो, ये सोशलिस्ट का हो, समाजवादियों का ही शासन हो, यानी कि जो लेबर हैं ये अपनी सरकार बनाए, उसके लिए क्रांति करें। और ये विचार रूस में लागू हुआ। कैसे? तो 1914 तक हालांकि बहुत सारे कानून बने इस समाजवादियों की, ये जो समाजवाद था इसके आधार पर 1914 तक कोई भी किसी भी यूरोपीय देश में सरकार तो नहीं बनी थी, लेकिन बहुत सारे रूल्स और लॉ इन सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न यूरोपीय देशों में बनाए जाने लगे। हालांकि कोई सरकार 1914 तक वहाँ पर यूरोप में नहीं आई थी, ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन इन सुधारों के, रिफॉर्मेशन के जो रिफॉर्म हो रहे थे, नए नए जो सिद्धांत डेवलप हो रहे थे, उसका असर विभिन्न देशों के विधायिका पर पड़ रहा था और विधायिकाएँ इन सिद्धांतों से अभिप्रेत ओरिजिनेट लॉ और कानून बना रही थी, विधि बना रही थी। तो 1917 तक यहाँ पर रूस में जारशाही थी। एक जार वंश के शासक यहाँ पर शासन करते थे और यहाँ पर राजशाही शासन था, कोई लोकतंत्र नहीं था, कोई चुनाव नहीं था, यानी कि एक राजवंश का शासन था, नाम था जारशाही शासन यहाँ पर काम करता था। और जो शासक थे वो जार निकोलस द्वितीय इसमें शासन करते थे। इतना ये आप देखते हैं, ये जो कट है यहाँ से यूराल का पर्वत है, यहाँ पर यूराल पर्वत है और यहीं से रूस 2 भागों में बढ़ता है। ये यूरोपीय भाग है और एक एशियाई भाग है। यहीं से एशिया शुरू हो जाता है, ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सी है, और ये यूराल पर्वत से पूरा वेस्ट में यूरोपीय पार्ट हो जाता है रसिया और ये एशियन पार्ट ऑफ रसिया हो जाता है। तो रूस का जो साम्राज्य था 1917 तक अंडर द जार निकोलस II में, तो फिनलैंड, पोलैंड, अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, लिथुआनिया, एस्टोनिया यानी ये साम्राज्य मिलकर रूसी साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे। केवल रूस नहीं बल्कि ये यूरोप के तमाम पूर्वी यूरोप के देश
फिनलैंड, जॉर्जिया, पोलैंड, अजरबैजान, आर्मीनिया, बेलारूस, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये भी रशियन साम्राज्य के एक हिस्सा थे। न केवल रूस बल्कि ये तमाम सारे राज्य भी आजकल वर्तमान समय ये अलग अलग देश हैं और ये उस बड़े विशाल साम्राज्य के अधीन में रहते थे और ये जार निकोलस द्वितीय इसके साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे। तो यह रूसी एम्पायर था जो 1970 तक वहाँ पर फैला हुआ था। और रशियन क्रांति, रूस की क्रांति में हम दो चीज़ें और जानते हैं। जो वहाँ का समाज था, हम ये भी जान लें कि जो वहाँ का समाज था वो रूढ़िवादी, ईसाई, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, बौद्ध और मुस्लिम, ये विभिन्न प्रकार की वहाँ पर धार्मिक समूह रहते थे। केवल एक धार्मिक समूह नहीं था, लेकिन मूलतः वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स ईसाई, क्रिश्चियन, जो परंपरावादी ईसाई धर्म था, इस धर्म के मानने वाले लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में रहते थे। और इसके साथ साथ बौद्ध थे और मुस्लिम थे और कैथोलिक थे और प्रोटेस्टेंट थे। ये वहाँ पर धार्मिक समूहों का रहने का वो था, ये लोग रहते थे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि 1917 के फरवरी में 1917 फरवरी में मजदूरों के द्वारा क्रांति हुई और जार निकोलस द्वितीय का जो सामंतशाही था, जो जारशाही शासन व्यवस्था थी, जो राजशाही थी वहाँ पर, वो समाप्त हो गई और क्या आ गया, लोगों के समूहों के अंतर्गत शासन आ गया। और इसमें भी जो शासक बने वो आम जनता के लोग नहीं थे, वो नोबल थे, वो सामंत थे उनके, और उन्होंने और उच्च मिडिल क्लास था और औद्योगिक वर्ग के लोग थे जिन्होंने इस क्रांति को लीड किया। जो फरवरी क्रांति हुई इसमें क्रांति को लीड किया और शासक बन बैठे। तो 1917 की जो फरवरी क्रांति हुई, यह जिस उद्देश्य के लिए हुई कि जार निकोलस के शासन को समाप्त करना है, वो तो हो गया। लेकिन 1917 के अक्टूबर में जो क्रांति हुई, इसको हम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, जो स्टालिन के नेतृत्व में हुई। और ये क्रांति जो हुई, इस क्रांति द्वारा जो सोशलिस्ट थे इनका शासन यहाँ पर स्थापित हुआ, जो कि सपना था कार्ल मार्क्स का कि जो समाजवादी हों उनका अपना शासन व्यवस्था हो। तो यूरोप में जो समाजवाद आया, वो समाजवाद की जो पहली सरकार बनी वो कहाँ बनी, वो रसिया में बनी, रूस में बनी, और वो 1917 के अक्टूबर क्रांति के द्वारा बनी। तो ये हमें आगे चल कर पढ़ना है। अब हम बात करते हैं अब रूस के किसी क्रांति को जन्मने के लिए, उत्पन्न होने के लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है। अगर अर्थव्यवस्था बेहतर है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो क्या हुआ कि लोग संतुष्ट रहेंगे और लोगों के पास जो भोजन, कपड़ा और आवास की जो मुख्य ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, वो उस अर्थव्यवस्था से पूरी होती रहेगी और समाज संतुष्ट रहेगा, क्रांति की कोई दशा नहीं आएगी। अगर समाज अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तो सामाजिक दशा भी क्या होगी, उसी प्रकार ठीक नहीं रही होगी, उसकी सापेक्ष उसको भी खराब होगी। और जब सामाजिक दशा खराब होगी तो समाज में असंतुष्ट होगा, समाज में भेदभाव होगा, ऊंच नीच की खाई होगी और समाज में क्रांति के आधार तैयार होंगे और क्रांति के लिए समाज धीरे धीरे तैयार होगा। जैसे फ्रांस में बेरोजगारी बढ़ गई थी, देखा था आपने कि एक केक के लिए लोग घंटों लाइन लगाते थे और कितना रुपया देना पड़ता था, कितना रूबल वहाँ पर खर्चा करना पड़ता था और वहाँ के मुद्रा में कितना खर्चा करना पड़ता था, रुपये वहाँ पर करेंसी में। तो अच्छी अर्थव्यवस्था होगी तो सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी होगी, और अर्थव्यवस्था अगर सही नहीं होगी तो समाज में जो ऊंच नीच असमानता का वातावरण तैयार होगा तो क्रांति के लिए एक उर्वरा भूमि के रूप में आधार बन जाएगा। तो अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं, भविष्य बात कर लेते हैं। तो जिस प्रकार हमने देखा था कि यूरोप में 18वीं सेंचुरी के स्टार्ट में औद्योगिक क्रांति आना शुरू हुआ और 19वीं सेंचुरी के मिड तक औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर पहुंच गई, उत्पादन बढ़ गया
और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने लगे और गाँव की आबादी शहरों के रूप में मूव करने लगी, हमने बात किया था। अब लेकिन यहाँ पर जो रसिया था, रसिया में अभी भी जबकि पूरा यूरोप औद्योगिक क्रांति से प्रभावित हो रहा था, रसिया में 85 जो लोग थे, पॉपुलेशन था, वो अभी भी एग्रीकल्चर वर्क में जुड़ा हुआ था, खेती के कार्य में जुड़ा हुआ था 85%। और अभी भी जो यहाँ की इकोनॉमिक्स थी वो कृषि आधारित थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पर अभी भी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी बात कर लेते हैं, अर्थव्यवस्था की। तो कृषि पर बेस था अर्थव्यवस्था की और 85% लोग इस कृषि कार्य में रोजगार खोजते थे। जो कृषि कार्य होता था, जो किसान उत्पादन करते थे, वो बाजार के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये उत्पादन करते थे। ठीक है, तो जो भी वहाँ की आबादी थी, तो उस आबादी के साम्राज्य बड़ा था, तो उस आबादी के लिए जो बाजार में आपूर्ति ये किसान वर्ग देता था और अपनी ज़रूरतें भी इस उत्पादन से पूरा करता था। उसके बाद जो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति का जो इम्पैक्ट था, प्रभाव था रसिया में, वो पूरे साम्राज्य में नहीं था। एक पॉकेट यानी कि बहुत छोटे से जगहों पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव था। कुछ औद्योगिक केंद्र थे रूस में, एक था सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पे एकदम आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी इलाके में ये सेंट पीटर्सबर्ग और ये मॉस्को, दो आपके औद्योगिक केंद्र थे पूरे रशियन एम्पायर में, जहाँ पर औद्योगिक उत्पादन होता था। ठीक है, लेकिन ये औद्योगिक उत्पादन भी बहुत कम मात्रा में होता था वहाँ पर। और अभी भी जो मैंने पढ़ाया था कि कैसे औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोप में जो मुख्य उत्पादन होता था वो गांव में होता था, शिल्पकारों के द्वारा होता था, छोटे छोटे गृह उद्योग और कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादन होता था। वो उत्पादन के लिए जो पूंजीपति थे वो उन उत्पादनकर्ताओं को, शिल्पकारों को अग्रिम एडवांस पैसा देते थे और उसके बदले में वो उत्पादन लाकर वो उनको, उन महाजनों को, उन बड़े पूंजीपतियों को देते थे और उसकी मार्केटिंग करते थे। ये पूंजीपति उत्पादन नहीं करते थे, उत्पादन के लिए एडवांस में उत्पादनकर्ताओं को, उन शिल्पकारों को, आर्टिसन को ये पैसा देते, पैसकी देते थे और उनके लिए वो उत्पादन गाँव से होता था। अभी भी यही प्रक्रिया थी यहाँ पर। सेंट पीटर्सबर्ग रूस के औद्योगिक केंद्र होने के बाद भी ये जो उत्पादन करता थे ये उनको अपना सामान ला कर देते थे और आर्टिजन, शिल्पकार उत्पादन करते थे। इसके बाद भी 1890 में ये जो दशक आया, अंतिम दशक 19वीं सेंचुरी का, जो 1890 में क्या हुआ कि रेलवे का विस्तार शुरू हुआ। रेलवे का विस्तार शुरू हुआ रशियन एम्पायर में, रेलवे का विस्तार शुरू हुआ। जब रेलवे का विस्तार शुरू हुआ तो रेलवे के लिए केवल गेहूं और अन्य कृषि उत्पाद से काम चलेगा नहीं, तो उसके लिए आयरन और स्टील और कोयला के दम पर ही ट्रेनें चलेंगी और ट्रेनों के निर्माण के लिए, नई नई पटरियों के निर्माण के लिए, विस्तार करने के लिए लोहा और स्टील चाहिए। तो साथ साथ में रेलवे के विस्तार के साथ साथ क्या हुआ कि इन जो नए जो माइन सेंटर, जो खदान खोजे जा रहे थे, कोयले के, स्टील के, आयरन के, इन खदानों में पूंजी लगाने के लिए विदेशी पूंजीपति भी आकृष्ट होने लगे और इस प्रकार 1890 के बाद से विदेशी पूंजी में, निवेश में वृद्धि होने लगी और बड़े बड़े जो यूरोपीय व्यापारी थे, पूंजीपति थे, उन्होंने कोल ब्लॉक माइंस, आयरन माइंस और स्टील माइंस के जो ब्लॉक थे उसमें अपना निवेश करना शुरू किया। इसलिए पूंजी निवेश में भी वृद्धि हुई। इसी के साथ क्या हुआ, कोयला उत्पादन में दोगुना वृद्धि हो गई और स्टील आयरन में चौगुना वृद्धि हो गई। 1890 के बाद से कोयला उत्पादन में दोगुना वृद्धि हो गई, क्योंकि अब कोयला से ट्रेन चलने थी और कोयले से ही इंडस्ट्री में इसको
लोहा और आयरन ओर को गलाना था। तो इस प्रकार कोयला उत्पादन बढ़ा और साथ साथ स्टील और आयरन के भी उत्पादन चौगुना हो गया। तो यह अब जाके रूस का औद्योगिकरण शुरू हो रहा था 1890 के बाद। अब इस नए औद्योगिक क्षेत्र में नए औद्योगिक क्रांति शुरू हुई 1890 के बाद। तो इससे क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ, अर्थव्यवस्था का प्रभाव क्या लोगों पर पड़ा, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि औद्योगिक इकाइयों में जिन पूंजीपतियों ने निवेश किया, उन पूंजीपतियों की निजी प्रॉपर्टी में बहुत तेजी से उछाल आया और वो और समृद्ध होने लगे। और जो मतलब कि जो पूंजीपति थे उनकी निजी संपत्ति में वृद्धि हुई और वो और समृद्ध वो होने लगे। तो उसके बाद आपने देखा था कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि निजी संपत्ति की अवधारणा ही सामाजिक बुराइयों की जड़ है। समाजवाद का बड़ा सिद्धांत है। समाजवाद एकदम निजी प्रॉपर्टी का विरोध करता है। और कार्ल मार्क्स ने साफ साफ कहा कि ये जो पूंजीपति हैं, ये जो औद्योगिक व्यवस्था है, ये पूंजीवाद की जननी है। और पूंजीवाद में क्या होता है, कामगारों का शोषण सुनिश्चित होता है। तो इसलिए यहाँ पर वो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी कि कामगारों का शोषण इस पूंजीवादी व्यवस्था में हो रहा था। और औद्योगिक क्रांति से जो औद्योगिक स्वामी थे वो निजी संपत्ति अपनी बढ़ाते जा रहे थे, निजी संपत्ति में वृद्धि हो रही थी। और ये जो पूंजीपति थे वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते थे, अधिक से अधिक, अधिकतम से अधिकतम अपनी संपत्ति को, अपने लाभ को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए वो उनके उत्पादन इकाइयों में कामगारों के लिए काम के घंटे सुनिश्चित नहीं हुआ करते थे। सरकार ने, शासन ने यह प्रयास किया कि न्यूनतम कार्य अवधि के घंटे तय किया जाए, लेकिन कोई रेगुलेशन, कोई नियम जिनके द्वारा लागू किया जाना होता था कर्मचारियों के द्वारा, वो इन नियमों को पूंजीपतियों के, उद्योगों के स्वामियों के प्रभाव में तोड़ देते थे। और इस कारण मजदूरों को तय घंटे से अधिक 13 घंटे से लेकर 16 घंटे तक काम करना पड़ता था। इसलिए मजदूरों की दशा क्या थी, बहुत दयनीय थी। और गांवों से शहरों की ओर पलायन शुरू हुआ, क्योंकि खेती में हमेशा सालों साल काम नहीं रहता। तो ऐसे कृषि अंतराल, जब खेती में कोई काम नहीं होता तो लोग उसको बोलते हैं कृषि अंतराल। उस समय में शहर की तरफ भीड़ बढ़ रही थी और इन लोगों के लिए न सही से आवास का व्यवस्था था, न इनके लिए साफ सफाई की व्यवस्था थी। तो क्या था, कामगारों का शोषण शुरू हुआ और उनको लंबी अवधि तक काम करना पड़ता था। जो पूंजीपति थे वो कम से कम वेतन देना चाहते थे, कम से कम पगार देके अधिक से अधिक घंटा काम लेकर वो अपने लाभ को अधिक से अधिक कमाना चाहते थे। तो कामगारों का शोषण होने लगा कामगारों का, और अधिक काम के घंटे, कम पगार देना, और आवास की व्यवस्था अच्छी नहीं, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं। यहाँ तक कि लोग जो आते थे वो शिफ्टिंग में, यानी कि 6 घंटा सोकर खाली कर देना वो जगह, फिर कोई जो नया बैच आएगा वो सोएगा। यानी कि आवास ऐसे नहीं थे कि वो ठीक से सो सके, आराम कर सकें, और बहुत लंबी अवधि तक उनको काम करना पड़ता था। और काम के लिए क्या था, काम के लिए अधिक घंटे थे। तो ये सारी समस्याएं जो कामगार थे उनको इस बात का सामना करना पड़ रहा था। और सरकार के जो एजेंट थे, जो कर्मचारी थे, सरकार की मंशा जो थी कि काम के घंटे तय किए जाए, लेकिन उसको भी वो लोग सही ढंग से लागू नहीं करते थे। तो ये अर्थव्यवस्था थी जिसमें पूंजीपति वर्ग जो था वो धीरे समृद्ध हो रहा था, उनकी निजी प्रॉपर्टी में वृद्धि हो रही थी, वो अधिकतम लाभ कमाना चाहता था। इसलिए कम मजदूरी पर अधिक घंटे काम लेकर कामगारों का निरंतर शोषण जारी था। अगले वीडियो में हम रूस की उस तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे।